ये बोलिए। हेलो एवरीवन, आई होप हमारी आवाज जा रही होगी। जी रवि, हम आपको सुन पा रहे हैं। जी धन्यवाद। नमस्ते। आवाज अभी आएगी सर? मीटिंग स्टार्ट होने पे आपको आवाज आएगी। अभी मीटिंग स्टार्ट नहीं हुई है, इसलिए आवाज नहीं आ रही है। कोई टेक्निकल इशू नहीं है ये। थैंक यू।
हेलो एवरीवन, बहुत ही जल्द हम लोग वेबिनार शुरू करने वाले हैं। हमारे की स्पीकर कुछ देर में जुड़ने वाले हैं। हेलो। कुछ लोगों से निवेदन है कि जो लोग इस मीटिंग में नहीं जुड़ पा रहे हैं, आपको चैट बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, यूट्यूब के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। हेलो, ऑफ हो गया होंगे। हैंग कर गया सिस्टम। गौरव,
हेलो। मैं देख रहा हूँ कि कुछ पार्टिसिपेंट लोग वेट कर रहे हैं, तो मैंने चैट बॉक्स में लिंक दे दिया है। आप यूट्यूब के माध्यम से भी इसका लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, कर रहा हूँ, हैंग कर गया सिस्टम। हाँ हम देखना है, बोल भी सकते हैं। हाँ रवि, नहीं होगा, बोल दी रवि। रवि जी अरे देख गुड लो देख लो। जी, गुड आफ्टरनून सर, आवाज आ रही है? हाँ गुड आफ्टरनून। तो अभी लगभग हाँ रवि जी, तो सर क्या? बस सर 5 मिनट जस्ट वेट कर लेते हैं। हाँ जस्ट 5 मिनट सिर्फ वेट कर लेते हैं सर। इतना लोग घुस गए हैं ना। मेरा बता दिए, नहीं बोल दिए तो अभी। बोल तो दिया था लेकिन आज देखिए ना। हाँ, अब आया। बोलिए ना, माइक तो ऑन है। हाँ बोला 5 मिनट। बाप रे, 188 पीपुल एंटर्ड द वेटिंग रूम। सर वेटिंग रूम में एंट्री मत कीजिएगा सर, वो लोग अरे सर क्या भीड़। अच्छा ठीक, अपने हट जाएगा। हाँ वो हट जाएगा सर, कुछ देर में हट जाएगा। अच्छा ठीक ठीक ठीक, ठीक ओके। सर, जस्ट 5 मिनट। वो जो ट्रेनिंग आई है सर पलामू के, उनका जस्ट वेट कर रहे हैं ज्वाइन करने का। अच्छा ठीक। जी सर। क्या जी? इसका वाला था मेरे पास। इसका कुछ और था? नहीं, कुछ और नहीं है। और नहीं है मेरे पास। तो एक संपूर्ण वाला फाइल ला दे। हाँ लाओ लाओ। बोल दिए दिए सबको। हाँ हाँ बोलो बोलो। क्या है आपको थोड़ा आपको और समझ दीजिए तो। हमको एक बना कर दीजिएगा। सो वेलकम एवरीवन, आई होप मेरी आवाज आ रही होगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज हम यहाँ पर एक कम से कम लगभग आधे घंटे, उसके बाद हम करेंगे। हाँ हाँ
हाँ ठीक है, दे दो ना भाई जो मांगते हैं। अजय वो मांग रहे हैं कि जो सत्यापन वन है, यहाँ से जो मैट्रिक को भेजे सत्यापन करने के लिए ट्रेनिंग का। हाँ ट्रेनिंग मैट्रिक हाँ तो दे दो। तो उसका एक समरी जिसका स्तर पर साइन करके और सारा डिटेल्स दिया हुआ कैसे कैसे कागज, तो ठीक है वही भेज दो। ये वो समरी भी देते हैं। हाँ भेज दो। करने से हाँ भेज दो, भेज दो समझ भेज दो, भेज दो बढ़िया है। इसमें डिटेल सब कुछ है। हाँ तो ठीक है, और सत्यापित हुआ है उसका भी भेज कल ये जो बोल रहे हैं ये जो अभियान वाला जो था वो सब करा लिए ना, तो उसका रिपोर्ट किए क्या चीज मेन तो ये बुला रहे हैं आज सर, ये तो अभी टनवा में है, ये तो आएंगे। सर बुला रहे हैं। डीसी सर का है, बताएगा पूरा। ये सर से बात कीजिए। क्या डी क्या बोल क्या पेट दर्द, क्या हेलो हाँ राम राम। 3:30 बजे तक पहुंच जाइए, डीसी सर के साथ बैठक है। हेलो एवरीवन, आई होप मेरी आवाज अभी क्लियर होगी। तो आज छोटा सा हमारा वेबिनार का आयोजन किया गया है, जिसमें इस वेबिनार में हमारे की स्पीकर हैं दिलीप सिंह शेखावत, आईएएस पलामू, हमारे चतरा जिले के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, हमारे चतरा जिले के ही चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर। साथ साथ हमारे गेस्ट स्पीकर के रूप में संपूर्ण कंसोर्शियम के रिप्रेजेंटेटिव हैं। बोल रहे थे कि वो प्रखंड स्तर पर हो गया कमेटी का गठन। तो कहाँ है कहाँ भैया, में सर बुला रहे थे। पहुंच जाएगा 3 बजे तक। हाँ जो सर भी यहाँ हमारे बीच ट्रेनी आईएएस पलामू दिलीप सर भी जुड़ चुके हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। हमारे बीच डीओ चतरा भी जुड़ चुके हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और मैं सभी प्रतिभागियों का स्वागत करता हूं जो भी हमारे संपूर्ण कंसोर्शियम के हैं, जो हमारे शिक्षक बंधु हैं, जो हमारे प्रखंड शिक्षा अधिकारी हैं, जो हमारे शिक्षक बंधु हैं, मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वेबिनार में हम लोग चर्चा कर रहे होंगे कि कोविड-19 के दौरान किस किस तरह की चाइल्ड लेवल एडवर्सिटी का सामना हुआ है। अगर हम इसको ऐसे बात करें कि आई होप दिख रहा होगा, कोविड-19 के कारण बच्चों के जीवन में किस तरह की एडवर्सिटी बढ़ी है, चाइल्ड लेवल एडवर्सिटी कैसे एक्सेलरेट हुई है। आप लोग सभी को ये जानकारी होगी कि पूरे राज्य में प्रोजेक्ट संपूर्णा को चलाया जा रहा है, जिसमें अभी 5 जिलों पर फोकस किया जा रहा है। उन 5 जिलों में चतरा भी हमारा एक जिला है, पलामू है,
ये सिंहभूम है, गिरिडीह है और दुमका है। अगर हम बात करें कि बच्चों की किस तरह की प्रतिकूलताएं के स्तर पे वृद्धि हुई है, तो आप देख सकते हैं कि एक शिक्षा के स्तर पर है, दूसरा स्वास्थ्य के स्तर पे है, तीसरा पूरे उनके वेलबिंग यानी संपूर्ण कल्याण के स्तर पे। अगर हम स्वास्थ्य के स्तर पे बात करें तो स्वास्थ्य के स्तर पे बेसिकली पोषण पर ज्यादा एडवर्सिटी का इम्पैक्ट हुआ है। तो आज के वेबिनार भी हमारे इन्हीं चीजों पर फोकस्ड है, इन्हीं से रिलेटेड टॉपिक्स पर हमारे जो एक्सपर्ट स्पीकर हैं, हमारे की स्पीकर हैं, वो डिस्कस कर रहे होंगे। नाउ मैं अनुरोध करना चाहूंगा हमारे डीओ चतरा को कि आज के जो वेबिनार के मुख्य मुद्दे हैं उस पर अपनी बातों को रखें, और साथ साथ मैं उनसे स्पेशल अनुरोध करूंगा कि इन प्रतिकूलताओं का असर बच्चों के विकास पर कैसे पड़ रहा है, कैसे एजुकेशन, हेल्थ एंड वेलबींग पे कोविड-19 का प्रभाव पड़ा है। तो मैं अनुरोध करूंगा डीओ चतरा से इस चीज पर अपने विचार को रखने के लिए। ओवर टू यू सर। हाँ रवि, सर रवि आवाज जा रही है? जी सर, आवाज क्लियर है सर। हाँ, सबों को नमस्कार, और खासकर जो पलामू के पदाधिकारी हैं, आईएएस पदाधिकारी, सर आपको प्रणाम। मेरे सभी शिक्षक बंधु, हमारे शिक्षक बंधु, शिक्षिकाएं, हमारे प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, और हमारे सीआरपी और बीआरपी, ये आज का ये जो कार्यक्रम, ये वेबिनार आयोजित किया गया है, यह खासकर आवाज क्लियर नहीं है रवि। आवाज आ रही है सर, आवाज क्लियर आ रही है। हाँ हाँ, ठीक बंद किए। ये हमारा जो यह कार्यक्रम है, यह हमारा स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम, वास्तव में ये पूरे बच्चों के लिए यह मुख्य मुद्दा बन गया है। अभी भी लगभग 1 वर्ष पूरे हो गए कोविड-19 को झेलते हुए, और अभी वर्तमान में भी हमारे बच्चे, हमारे जो अभिभावक हैं, हमारे जो ग्रामीण हैं, हम लोग हैं, सब अभी भी इसको झेल रहे हैं। और इसका प्रतिकूल प्रभाव खासकर छोटे छोटे बच्चों पर पड़ा। होता यह है कि जो उच्च विद्यालय के बच्चे हैं, उनका दिसंबर लास्ट वीक से ऑफलाइन क्लासेस प्रारंभ हो गया, 10th और 12th का, और उसके बाद इधर 8 से लेकर 12 का तक के बच्चों का ऑफलाइन क्लासेस प्रारंभ हो गया, और हमारे टीचर्स, हम लोग सब ऑफलाइन रूप में बच्चों से मिल रहे हैं। लेकिन मैं यह देख रहा हूं कि अभी जो हमारे बच्चे हैं, वह बच्चे पूर्व में उपस्थिति यदि 60%, 70% रहा करती थी, वह अभी भी नहीं हो पाई है। 8th क्लास, आज अभी मैं बात करता हूं, मैं लावालौंग चतरा जिला में सबसे सुदूर क्षेत्र है, उस क्षेत्र से मैं आ रहा हूं। वहां मैंने देखा बच्चों की उपस्थिति 45 यदि नामांकन है तो 15 बच्चे ही उपस्थित हुए हैं। इसका मतलब यह होता है कि अभी भी अभिभावक और हमारे बच्चों में यह भय का माहौल बना हुआ है, और भय के माहौल के कारण बच्चों की उपस्थिति नहीं हो पाती है, और पहले की तरह बच्चे नहीं पढ़ पाते। हालांकि हम लोगों ने कोविड-19 जिस समय यह हो रहा था, बढ़ा हुआ था, उस समय हम लोग ऑनलाइन
पठन पाठन भले कर रहे थे, अध्यापन कर रहे थे, लेकिन बहुतों के पास ये ऐप था ही नहीं, एंड्रॉयड फोन था ही नहीं। यदि जो बाहर में, खासकर मैं चतरा का बात बताता हूँ कि बाहर में जो मजदूर काम कर रहे थे, उनके पास यदि एंड्रॉयड फोन था तो वह फोन लेकर यहाँ पर आए, तो उन्होंने बच्चों को हम लोगों ने अनुरोध किया, तो बच्चों के साथ वो जुड़े, और बच्चों से जुड़ने के कारण वह निश्चित रूप से बच्चे उसमें भाग लिए। लेकिन जैसे ही कोरोना का थोड़ा प्रभाव कम हुआ, वैसे ही सब लोग यहाँ से बाहर मजदूरी करने या बाहर काम करने चले गए, जिससे हमारे बच्चे उससे अलग हो गए। फलतः अब हम ऑनलाइन भी यदि करते हैं तो बच्चों की उपस्थिति बहुत कम होती है। खासकर दूर क्षेत्रों में बच्चे जो हैं, और उसका नेटवर्क नहीं होता, एंड्रॉयड फोन नहीं होता, अभिभावक के पास नहीं होता। यदि घर में किसी बड़े भाई के पास है तो वह काम करने चले जाते हैं, और आज के संदर्भ में यह आदत बनी हुई है कि अपने मोबाइल लेकर जाते हैं, जिस कारण उनके बच्चे पठन पाठन नहीं कर पाते, सीख नहीं पाते। और बच्चों में जब बच्चों को शिक्षा और सिखाने की प्रक्रिया, तो जब तक हम बच्चों को सिखाने की प्रक्रिया बेहतर नहीं कर पाएंगे, अच्छे तरह से समझा नहीं पाएंगे, बच्चे नहीं सीख पाएंगे। और बच्चे जब तक नहीं सीखेंगे तब तक उनका बौद्धिक स्तर में, उपलब्धि स्तर में कोई विकास नहीं हो पाएगा। तो खासकर हमारा जो 8वां क्लास का बच्चा है, वह बच्चा किताब को 1 वर्ष तक छोड़ दिया, उससे अलग रहा, पढ़ा नहीं, उस पर ध्यान नहीं दिया। और हमारे जो सरकारी विद्यालय है, उस सरकारी विद्यालयों में अभिभावक जो गरीब होते हैं, वही अभिभावक या वो माता पिता उन अपने बच्चों को उस सरकारी विद्यालयों में भेजते हैं। फलतः क्या होता है कि बच्चे जब सीखने की प्रक्रिया कंटिन्यूअस नहीं चलती है, तो निश्चित है उसमें वह सीख नहीं पाता है। और कोई भी पाठ जो है, वह पाठ का कंटिन्यूअस एक का दूसरे से जुड़ाव रहता है। जब पहला पाठ वह अच्छी तरह से सीखेगा तो दूसरा पाठ निश्चित रूप से भली भांति सीख जाएगा। लेकिन मैंने ऑनलाइन पठन पाठन में ध्यान दिया कि शिक्षक यदि जुड़ते थे तो बच्चा नहीं जुड़ पाया, बच्चा का कुछ बच्चे जुड़े, कुछ बच्चे छूट गए। दूसरे दिन फिर वह बच्चे जुड़े, तो पहला पाठ जब पढ़ाया गया हमारे शिक्षकों के द्वारा, उसमें गैप आ गया तो निश्चित है बच्चे उस पर ध्यान नहीं देने लगे। और खासकर मैंने यह भी अनुभव किया है कि ऑनलाइन जब पठन पाठन हो रहा था तो बच्चे के अभिभावक ऑनलाइन ये एंड्रॉयड फोन का उपयोग अपने काम में ज्यादा करते थे, और एक दूसरे से बात करते थे, एक दूसरे के साथ चैटिंग करते थे। इस वजह से बच्चे पर उतना ध्यान नहीं दे पाते थे। और बच्चा यदि कुछ जुड़ा, कुछ समझदार है, उसके पास, कुछ के पास, 1-2% के पास यदि अपना एंड्रॉयड फोन है, तो उसका भी उपयोग वह भली भांति नहीं कर पाता था। अभिभावक समझते थे कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन वह बच्चा कुछ और दूसरा काम करता था, वह दूसरा कोई मूवी देखता रहता था। तो यह सब बच्चों में प्रतिकूलता, जो ऑफलाइन की थी अनुकूलता, उससे एकदम पूर्णतः डिफरेंट हो गया, और वह समझ नहीं पाया। यदि उसे गणित समझाना है तो हम लोगों ने उसे कहा कि वह इस प्रकार से पढ़ो, इस प्रकार से उस गणित को सॉल्व करो, हमारे शिक्षकों ने उसे बताया। लेकिन बच्चा जब अपने से नहीं करेगा, स्वयं नहीं करेगा, तब तक अच्छी तरह से नहीं सीख पाएगा। दूसरी बात, यदि उसे हिंदी लिखना था तो पहले क्लासरूम टीचिंग होता है, तो प्रत्येक दिन बच्चे से 1 पेज अपना लेकर लाने के लिए कहा जाता था। लेकिन ऑनलाइन में यह संभव नहीं हो सका, टीचर हमारे देख नहीं सके।
डीओ सर, आपकी आवाज रुक गई है। डीओ सर, थैंक यू सो मच डीओ सर। काफी ग्राउंडेड एग्जाम्पल के साथ आपने बताया, लेकिन किसी तकनीकी खराबी के कारण कंटिन्यू नहीं हो पाए। तो इसके बाद मैं अनुरोध करूंगा हमारे प्रशिक्षु आईएएस सर श्री दिलीप प्रताप सिंह शेखावत, जो हमें हमारे पार्टिसिपेंट को सोशियो इमोशनल लर्निंग के बारे में अपने राय प्रस्तुत कर रहे होंगे। ओवर टू यू सर। थैंक यू वेरी मच। और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सभी को मेरा प्रणाम। और जो ये टॉपिक है आज का काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि 1 साल कोविड-19 को आए हुए हो गया है और इस कोरोना काल के अंदर काफ़ी ऐसी लर्निंग्स हैं, खास करके एजुकेशन से लेकर, जो हम स्टडी करके और इससे कुछ बेनिफिट्स भी डिराइव करके हम अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं। जो आज का टॉपिक है सोशल एंड इमोशनल लर्निंग, मुझे लगता है कि ये अपार्ट फ्रॉम एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, नॉलेज, स्किल्स, उसके अलावा सोशल एंड इमोशनल लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक यू अ कंप्लीट मैन। एक समझदार व्यक्ति बनना ही काफी नहीं होता, उसके अंदर जब तक सोसाइटी के अंदर वो एडजस्ट ना हो पाए, उस तरह का सोशल आउटसेट ना हो उसका, या फिर उस तरह का इमोशनल इंटेलिजेंस ना हो, तो अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी लाइफ में जो अचीव करना चाहते हैं, जिस क्वालिटी ऑफ लाइफ को अचीव करना चाहते हैं, उसमें कुछ हद तक चूक जाते हैं। तो बेसिकली पहले मैं ये समझा दूं कि सोशल एंड इमोशनल लर्निंग होता क्या है। तो बेसिकली सोशल एंड इमोशनल लर्निंग एक बच्चे के अंदर अपनी सोसाइटी के अंदर किस तरीके से उसे अडेप्ट करना है, किस तरीके से उसे लोगों के बिहेवियर परसीव करना है और अपना बिहेवियर, अपना माइंडसेट वो सेटअप करना है टुवर्ड्स द सोसाइटी। और इमोशनल लर्निंग ऑन द सेकेंड हैंड ये हो गया कि आप तमाम स्किल्स की बात करते हैं, तमाम आप नॉलेज की बात करते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इमोशनल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके इंटरपर्सनल रिलेशंस में। हम देखते हैं कि हमारे परिवार में हम काफ़ी लोगों से अटैच होते हैं, हमारा एक फ्रेंड सर्कल होता है, उससे हम अटैच होते हैं। तो उस तरह का एक सोशल सेटअप और उसमें इमोशनल बॉन्डिंग हमें एक कंप्लीट मैन बनाती है, बिकॉज लाइफ के अंदर हमेशा एक समान का सिचुएशन नहीं रहता है, और जब भी आपके डाउनफॉल्स होते हैं, जब डाउन टाइम चल रहा होता है, तो उसके अंदर आपकी सोसाइटी और आपका इमोशनल सेटअप ये आपके रेस्क्यू में आता है। तो इसी तरीके से सोशल एंड इमोशनल लर्निंग हमारी भारतीय शिक्षा प्रणाली का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा शुरुआत से रहा है, और शुरुआत से हमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटीज जैसे डिसिप्लिन, हार्डवर्क, टीम बिल्डिंग, लीडरशिप, ये हमेशा हमारे करिकुलम का हिस्सा रहे हैं। लेकिन कोविड-19 के आने के बाद से जो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव जो हमारी शिक्षा प्रणाली में आया, वो आया है ऑनलाइन एजुकेशन का, जिसके अंदर हम जूम मीट के थ्रू, चाहे जो बाकी गूगल मीट के थ्रू हम लोगों ने कम्युनिटी बनाकर बच्चों को शिक्षा प्रदान की। तो मैं जरूर मानता हूँ कि एक ऑल्टरनेटिव है, बट इसके अंदर जो कुछ इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ा है वो मैं थोड़ा मेंशन करना चाहता हूँ, और आप लोग सभी लोगों का ध्यान उस तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। सबसे पहला तो ये है कि हम लोग बहुत सारे बच्चों को नेग्लेक्ट कर लेते हैं, जिनको स्पेशल अटेंशन की जरूरत पड़ती है। हर बच्चा एक समान नहीं होता है,
और शुरुआत में कई बच्चों की जो इमोशनल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव एबिलिटी है, वो बहुत धीरे डेवलप होती है। उन्हें एक सपोर्टिव हैंड चाहिए होता है टीचर्स का, तो वो इस ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम के अंदर नहीं हो पा रहा है। और दूसरी तरफ जो वीक स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी प्रॉपर अटेंशन नहीं मिल पा रहा है। एंड उसके अलावा अगर हम देखें तो बच्चे बहुत ज़्यादा लोनली हो गए हैं। मेरा खुद जब मैंने यहाँ पे फील्ड विजिट किया अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो मुझे समझ में आया कि स्कूल में नहीं जाने की वजह से बच्चे अपने फ्रेंड सर्कल्स को काफ़ी मिस करते हैं, अपने दोस्तों को काफ़ी मिस करते हैं, बिकॉज स्कूल एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होता है अपने फ्रेंड से मिलने का, नए फ्रेंड्स बनाने का। तो वो चीज़ नहीं हो पा रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हम एजुकेशन सिस्टम का अगर हम सही महत्व निकालें तो वो है रूरल इंडिया के अंदर। और रूरल इंडिया के अंदर जहाँ बच्चों की फैमिली सेटअप इतनी अच्छी नहीं होती है, फैमिली के अंदर बहुत सारे ट्रबल्स होते हैं, वो बच्चे बहुत बुरी तरीके से डिरेल हो रहे हैं। वो एजुकेशन सिस्टम से दूर जाते चले जा रहे हैं बिकॉज उनको अपनी फैमिली, दिन भर उन्हें घर पे रहना है, ज्यादा उनकी सोशल लाइफ जो है वो काफी हैम्पर हो गई है। तो उस वजह से स्कूल में जो एक अच्छे वातावरण में उनको जो एक सोशल ग्रुप मिलता है, उनके जो फ्रेंड्स होते हैं, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उनके अर्ली चाइल्डहुड का, वो चीज़ मिस हो जा रही है। एंड उसके अलावा मैं कुछ बात करूँगा, कुछ पॉजिटिव्स भी हैं। पॉजिटिव्स के अंदर ये है कि हम लोग का जो स्कूल एजुकेशन का आउटरीच है वो काफ़ी हद तक बढ़ गया है, क्योंकि हमारे देश के अंदर भारत नेट के जरिए या फिर मोबाइल कनेक्टिविटी के जरिए आज इंटरनेट पेनिट्रेशन हर कोने में पहुंच चुका है। तो उस वजह से हमारी जो एजुकेशन सिस्टम में इक्विटी और इक्वालिटी, ये दोनों नजर आने लगे हैं धीरे धीरे। और उसी तरीके से ये बहुत ज्यादा इजी भी हो गया है बहुत सारे टीचर्स के लिए। कई टीचर्स को बहुत दिक्कत होती है कि बहुत दूर दराज के इलाकों से उन्हें स्कूल में आना पड़ता है, बच्चों को बहुत दूर दराज के इलाके से स्कूल में आना पड़ता है। तो ऑनलाइन माध्यम के जरिए उन्हें शिक्षा दी जा सकती है, तो ये एक पॉजिटिव आउटकम भी है। लेकिन अगर हम लोग आज के जमाने की जो क्रांति, सबसे बड़ी क्रांति है, उसे मोबाइल क्रांति बोलते हैं, तो आज के समय में मोबाइल फोन हर किसी के पास है, लेकिन ये दो धारी तलवार है। अगर इसको सही से यूज नहीं किया तो बच्चे फिर व्हाट्सएप, सोशल मीडिया के उस सर्कल में चले जाते हैं जहां से उन्हें निकालना काफी मुश्किल हो जाता है। वो एक अपना वर्चुअल वर्ल्ड सेट कर लेते हैं। तो इसीलिए मेरा मानना ये है कि जो हमारी ट्रेडिशनल स्कूल एजुकेशन सिस्टम है उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि आप उसमें कुछ एलिमेंट जो है वो है ऑनलाइन क्लासेस का रख सकते हैं। जैसे कि कई बार हमारे स्टूडेंट्स को हम लोग मोटिवेशन देना चाहते हैं, तो कोई मोटिवेशनल स्पीकर को आपने ऑनलाइन जूम मीट पे इनवाइट कर लिया, तो उससे बहुत सारा पैसा भी बच जाता है उसका ट्रांसपोर्टेशन का, और सभी बच्चों को एक अच्छा मोटिवेशनल लेक्चर भी मिल जाता है। तो इस तरह का गेस्ट टीचर्स या फिर मोटिवेशनल लेक्चर्स या फिर कुछ स्पेशल सेशंस वो रखे जा सकते हैं ऑनलाइन। लेकिन मुझे लगता है कि बतौर यहाँ पे एक साल मुझे कंप्लीट होने जा रहा है डिस्ट्रिक्ट में, तो मैंने महसूस ये किया है कि फिजिकल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, फिजिकल जो लर्निंग है हमारी एजुकेशन सिस्टम की, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। और बहुत खुशी से मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि स्कूल्स हमारे सारे रीओपन हो रहे हैं। अभी तक हमारे 8th और 10th और 12th क्लास चल रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे सारे स्कूल्स और आंगनबाड़ी केंद्र दोबारा खुल रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है, क्योंकि कोरोना का सेकेंड वेव भी हमारे देश के अंदर आया है और उसके अंदर केसेस काफी तेजी से बढ़े हैं अभी, तो हमें सतर्क रहना होगा। हम आपको अगर सिंपल शब्दों में बताएं कि कोरोना के साथ में हमें फाइट करते करते इस सिस्टम को हमें जीवित रखना है। ऐसा नहीं हो जाए कि हम लोग पूरी तरीके से उस पर शिफ्ट हो जाए। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि फिजिकल सिस्टम ऑफ एजुकेशन को हम लोग जीवित रखें। कोरोना अवेयरनेस एंड सेफ्टी हमको सभी तक पहुंचाना है, बिकॉज अभी भी एक बहुत बड़ी आबादी हमारे देश की वो वैक्सीनेटेड नहीं है और वल्नरेबल भी है। तो इसलिए हम सभी बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे जब आंगनवाड़ी केंद्रों में आएंगे, जो छोटे बच्चे स्कूल्स में आएंगे, हमें कोशिश ये करनी पड़ेगी कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ क्लासेस हो, सेग्रीगेटेड ग्रुप्स के अंदर एक्टिविटीज हो, ताकि कोरोना का संक्रमण को हम लोग कंट्रोल कर पाए स्कूल लेवल पे। स्कूल से एक कारण नहीं बने कोरोना आउटब्रेक का, नहीं तो वही होगा जो पहले हुआ, फिर से स्कूल्स बंद हो जाएगी और फिर से
एजुकेशन सिस्टम जो है हमारा वो ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ चल पड़ेगा और पटरी से उतर जाएगा। तो अंत में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कोविड-19 ने ज़रूर एडवर्सली इफेक्ट किया है बच्चों के सोशल और इमोशनल लर्निंग को, लेकिन साथ ही साथ हमें कुछ एक रूम भी दिया है कि हम बच्चों के लिए कुछ स्पेशल सेशंस, मोटिवेशनल स्पीकर आज हमारे देश में बहुत सारे अच्छे आर्टिस्ट हैं हमारे देश के अंदर, तो उन लोगों से हम लोग स्पेशल सेशन रखवा कर बच्चों को कभी कभार हम लोग ऑनलाइन लर्निंग के लिए प्रेरित कर सकते हैं। लेकिन अंत में बस वही बात बोलूंगा कि फिजिकल एजुकेशन सिस्टम का कोई तोड़ नहीं है आज भी हमारे देश में, और बच्चों को एक अच्छे समाज में एक अच्छा नागरिक बनने के लिए, एक समझदार नागरिक बनने के लिए सोशल एंड इमोशनल लर्निंग बहुत जरूरी है। और उसके लिए फिजिकली बच्चों को टीचर्स को बच्चों को हैंडल करना होगा, टीचर्स को बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करनी होगी और उनका सपोर्टिंग हैंड बन के उनको आगे बढ़ाना। तो मेरी तरफ से मेरा यही सबमिशन रहेगा, और मैं जितने भी यहाँ पे हमारे साथ में डीओ और इसको जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वेबिनार को, उन लोगों को और जितने भी शिक्षक हैं उन लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी आप लोगों के साथ में है। स्कूल एजुकेशन सिस्टम फिर से चालू होगा और हमें इस कोविड-19 के एडवर्सिटी से सीख कर हमें अपने स्कूल एजुकेशन सिस्टम को बहुत दुरुस्त बनाना है और एक ऐसा वातावरण तैयार करना है जिसके अंदर हमारी देश के अंदर जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो हमारे बच्चे हैं, जब वो यंग होकर एक बहुत बड़ा वर्कफोर्स का हिस्सा बनेंगे, तब कुछ ऐसा प्रोडक्टिव हमारे देश के अंदर कर पाए, ताकि हमारा जो देश का जो सपना है, हमारे जो लीडर्स का जो सपना है कि इंडिया भी एक सुपर पावर बने, तो उसके अंदर हम लोग कारगर साबित हो और हम सभी के कंट्रीब्यूशन से ये संभव भी है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। काफी मोटिवेशनल बात भी आपने कही सर, और हम लोग कोशिश करें कि उसको आने वाले समय में इनकॉर्पोरेट करें। जैसा आपने बताया सर, स्पेशल मैं एक कोड को फोकस करना चाहूंगा सर, मोटिवेशनल स्पीकर के बारे में। और नो डाउट हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर हैं जिनसे हम वर्चुअली कनेक्ट हो सकते हैं और बच्चे को जो भी मोटिवेशन की कभी कमी आती है तो उनको मोटिवेट किया जा सकता है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। मैं वापस डीओ सर से रिक्वेस्ट करूंगा। डीओ सर तकनीकी प्रॉब्लम के कारण डिस्कनेक्ट हो गए थे। ओवर टू यू डीओ सर। जी सर। एक ये तो शिक्षा और सीखने की प्रक्रिया में कमी कैसे है वह मैं बताया। दूसरा है हमारा डिजिटल साधन सुविधाओं की कमी। ये भी हमारे खासकर सरकारी विद्यालय के बच्चों में सबसे ज्यादा कमी है। आजकल के अभिभावक या माता पिता के पॉकेट से जब कुछ अमाउंट निकल रहा है तब वह समझते हैं कि हमारे बच्चे बहुत अच्छा सीखते हैं, बहुत अच्छा पठन पाठन होता है और हमारे जो लोग हैं वह बहुत अच्छी तरह से सिखाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूं कि अभी 10th और 12th का क्लासेस हो रहा है सुदूर क्षेत्र में या कहीं भी चतरा के बगल के विद्यालयों में। मैं देखता हूं कि वह जो कोचिंग क्लासेस चलाते हैं या ट्यूशन पढ़ाते हैं वहां उनके बच्चे चले जाते हैं, जबकि जो पढ़ाते हैं ट्यूशन उनसे फार बेटर टीचर हमारे यहाँ है, लेकिन वह हमारे विद्यालय में नहीं जा पाते, बच्चे ही नहीं जाते और अब माता पिता भी उन बच्चों को नहीं भेजते हैं। हमारा क्लासेस शुरू हो रहा है 8 बजे से 2 बजे तक और वह ट्यूशन पढ़ाते हैं बगल में चतरा से मुश्किल से 15 किलोमीटर दूर। मैं स्वयं देखा हूं कि कोचिंग चल रहा है और बच्चे और उसके माता पिता या उसके चाचा चाची सब बच्चों को भेज रहे हैं, क्योंकि उनके पूछा मैंने कि कितने पैसे लगता है तो उन्होंने कहा 200 रुपये, किसी ने कहा 300 रुपये। तो 200-300 रुपये वह लेकर पर ट्यूशन कर रहा है, लेकिन हमारे टीचर कहीं बहुत अधिक क्वालिफाइड है। वह कितना भी कहते हैं कि तुम आ जाओ और हम तुमको पढ़ा देंगे, तो वह यही अभिभावक वह कहता है कि इतना दिन तक तो आप लोग कोई पढ़ाए नहीं। तो जब सरकार के द्वारा हमारा फिजिकल नहीं था पठन पाठन कराना, हम लोग कैसे कराते। लेकिन अब जब शुरू हुआ है, लेकिन वह मात्र 1 महीना मात्र बच रहा है परीक्षा में 10th और 12th का, वह अभिभावक या वह माता पिता यही सोचता है कि जो बच्चे
हम जिससे पढ़वा रहे हैं वह कहीं फारवेटर पढ़ा रहा है, इसलिए अपने बच्चों को नहीं भेजता। लेकिन फिर भी हमने एक विद्यालय खड़ा होकर सभी बच्चों को विद्यालय ले आया जो वहां पढ़ रहे थे। लेकिन यह कितने दिन, एक दिन या 2 दिन? तो अभिभावक के मन में यह आ जाती है कि जो हमारा ट्यूशन पढ़ाता है या हमारे पॉकेट से पैसा निकलता है तब हमारा बच्चा सीखता है। यह जो बदलाव आया है, यह बदलाव कोविड-19 के कारण ही हो पाया है, नहीं तो पहले ऐसी नहीं स्थिति थी। पहले 70%, 75% बच्चे उपस्थित हुआ करते थे। तो और हमारा ये डिजिटल का जो कमी है हमारे अभिभावकों के पास, माता पिता के पास, उसके कारण भी दिक्कतें आई हैं। दूसरा है परिवार के लिए आजीविका के स्रोत और अवसर का सीमित हो जाना। वास्तव में बाहर जो काम करने गए थे वह तो चले गए, लेकिन फिर भी 20 to 30% वापस लौटे। बाकी लोग तो यही हैं और यही मनरेगा अथवा अन्य कामों में जुटे हैं, लेकिन फिर भी उनको उतनी अपनी आजीविका चलाने में उन्हें दिक्कतें हो रही हैं। इस वजह से अपने बच्चों पर भी वो विशेष रूप से ध्यान नहीं दे पाते हैं। वह अभी मैं बताता हूँ, अभी महुआ चुनने का है, मैं एक जगह खड़ा हुआ, मैंने देखा कि बच्चियां जो थी, बड़ी बड़ी बच्चियां, वह महुआ चुन रही थी। मैंने कहा तुम पढ़ती क्यों नहीं हो? तो नहीं, हमारे माता पिता, हमारा माँ बोली है कि तुम महुआ चुन करके लाओ। तो यहाँ यह हो गया है कि तुरंत आर्थिक रूप में उसके पास पैसे नहीं है, कमी है, अपनी आजीविका उसे संचालित करना है, तो उसके लिए सोचता है कुछ पैसा आ जाएगा, या अपने बच्चों को कहीं काम करने के लिए भेज देते हैं कि कुछ पैसा आ जाएगा तो हमारी आजीविका चलेगी। खासकर इस कोविड-19 में सब इसके कारण बच्चों के पास जो जितनी ये कॉपी होनी चाहिए थी, वह कॉपी भी बच्चों को नहीं मिलता है। खासकर 10th और 12th क्लास में मैंने देखा है कि मात्र एक कॉपी रखा हुआ है अपने पास और सभी विषय को वह लिखता है, जबकि उसको अलग अलग किताबें ये रखने, किताबों की तरह कॉपी भी रखते और उसी तरह यदि पढ़ाते तो वह घर में पढ़ते जा करके और ध्यान देते तो निश्चित है हमारे बच्चों का उपलब्धि स्तर अच्छा होता। लेकिन घर में माता पिता भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, बच्चा पढ़ता है या नहीं पढ़ता है यह भी ध्यान नहीं दिया जाता। तो ये जब अवसर जब कम हो गया तो निश्चित है इसका प्रभाव हमारे डायरेक्ट शिक्षा पर, हमारे स्कूली बच्चों पर डायरेक्ट पड़ रहा है। कुछ नहीं हो रहा। उसके बाद है हमारा सामाजिक मेल जोल का सीमित हो जाना। स्वाभाविक है कि आजकल जब मोबाइल फोन आया है तो निश्चित है मोबाइल फोन से लोग बात कर लेते हैं, जो भी कहना है कह दिए। विस्तृत बातें करनी यदि होती है तो भी वह मोबाइल पर 2-4 बात बोलकर अपनी बातें रख लेते हैं। होता यह है कि जब आपस में मेल जोल होता है तो एक दूसरे की भावनाओं को लोग समझते हैं कि वह हमारा बच्चा क्या चाहता है, उसके माता पिता क्या चाहते हैं, उसके दादा दादी क्या चाहते हैं। लेकिन मोबाइल के कारण और ये हो जाने के कारण सामाजिकता जो बननी चाहिए थी, पहले हम लोग चौपाल हुआ करता था, शाम के समय लोग बैठकर बातें करते थे, लेकिन जैसे ही कोविड-19 आया है सब समझते हैं कि मैं उसके पास जाऊंगा तो मुझे भी कोरोना हो जाएगा। यदि कहा जाता है कि ठीक है आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग करके बैठे तो भी वह मानते नहीं, वह सोचते हैं साथ बैठेंगे तो कोरोना फैल जाएगा। तो इस कारण ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका बहुत प्रभाव पड़ा है। उसके बाद है भावनात्मक, अभी बताया गया भावनात्मक स्तर पर डर तो उत्पन्न हो गया है। इसमें किसी प्रकार की, चाहे वह पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, चाहे वह अशिक्षित व्यक्ति हो, चाहे जो भी व्यक्ति हो, उसमें डर की भावना तो आ गई है। हम भी चलते हैं, यदि बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं या कोई टेम्पो में जाते हैं तो यह लगता है उससे सटेंगे तो निश्चित है कोरोना हम में आ जाएगा। और आजकल यह प्रचार भी हो रहा है, हम लोग टीवी में, पेपर में, पत्रिका में कि मास्क का उपयोग करो, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करो। तो इससे होता है कि नहीं, यदि ये नहीं कर पाते हैं तो डर आ जाता है, वो अगला आकर के हमारे नजदीक बैठ जाता है या कस के बोल देता है
तो हो सकता है उसके बोलने पर उसका कुछ दुष्प्रभाव हम पर पड़े। इसलिए लोग चाहता है कि हम उससे अलग रहे, और जब अलग होता है तो निश्चित है थोड़ा अलग होगा तो एक दूसरे के पास जो कांटेक्ट हो पाता है, अपनी बातों को रखने का होता है, वह नहीं कर जाता, और उसी के कारण अविश्वास की भावना भी पनपती है। और साथ ही साथ वह एक दूसरे से जब बच्चे मिलते हैं तो सहज नहीं हो पाते हैं। बड़े जब सहज नहीं हो पा रहे हैं तो वह बड़े बड़े अपने बच्चों को बोलते हैं कि तुम उसके साथ मत साथ रहो, उसके माता पिता को खांसी है, तुमको भी खांसी हो जाएगा, या उसको वह छींक रहा है, इसका मतलब है कि उसको उस पर कोरोना का प्रभाव पड़ गया है। या यदि कोई एक घटना उस गांव में घट गई तो उसे अपने आप में भय हो जाता है कि इसके साथ हम लोग न रहे तो बेहतर होगा। तो इन सब जागरूकता फैलाना सबसे पहला कर्तव्य हम लोगों का है। और मैं पूर्व से भी कहता रहा हूं कि शिक्षक ही ग्रामीण क्षेत्रों में अथवा शहरी क्षेत्रों में शिक्षक ही इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं, और बच्चों को प्रेरित करेंगे तो निश्चित है। मैंने एक विद्यालय आज अनुश्रवण किया, मैंने देखा बच्चे कम, तो मैंने कहा कि आप उन लोगों से कांटेक्ट किया, उनके साथ एक बैठक की, उनसे बताया, मात्र उन्होंने 45 बच्चों में 15 बच्चों का ही एक जो हम लोगों ने लिखित तौर पर मांगा था कि उनकी सहमति प्राप्त कर लो, तो मात्र 15 की सहमति आई। इसका मतलब है कहीं ना कहीं हम काम अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे हैं, उनके अभिभावक से नहीं मिल पा रहे हैं। हमें तो मास्क का प्रयोग करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करना है, उसके नजदीक नहीं जाना है, उनको बताना है। हमारे बच्चे तो मास्क का प्रयोग करते हैं बहुत कम। लड़कियों के पास मैंने देखा 10th और 12th की लड़कियों के पास अपनी ओढ़नी से मुंह को ढकी हुई थी। चलो वह भी मान लिया, मैं मास्क नहीं है तो उसका प्रयोग कर लिया, उससे कोई दिक्कत नहीं। यदि एक ये साफ सुथरा गमछी को यदि हम बांध लें और उसके बाद बात करें तो वह भी है एक उपाय। ऐसा नहीं है कि मास्क जो बाजार में मिलता है उसी का हम प्रयोग करें। हम हमारे घर में साफ सुथरा जो कपड़ा है, एक रुमाल है, उसको भी लगा करके हम उसका यूज कर सकते हैं। तो यह सब हम शिक्षक बंधु को कहेंगे कि आप जरूर ध्यान दीजिए। हमारा 10th और 12th का रिजल्ट मैं चाहता हूं कि 100% हो। और अभी भी मैंने एक दो विद्यालय, लावालौंग का विद्यालय मैंने भ्रमण किया, मैं देखा अभी भी जो जैक से मिला है क्वेश्चन पेपर वह उसे उपलब्ध नहीं कराया गया है। और जैक अध्यक्ष ने जो बातें विस्तृत रूप से आपको बताई, उन लोगों की बातें शिक्षकों तक अभी तक नहीं पहुंची है। जबकि हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि आप शुक्रवार आज है, आज सीख लीजिए हमसे, हम जान लीजिए, अच्छी तरह से कर लीजिए, और जा करके शनिवार को आप अपने सभी शिक्षकों को बता दीजिए। लेकिन पता नहीं शनिवार था, हो सकता है बोलने का मौका नहीं मिला या बोलना नहीं चाहे। मैं शिक्षकों पर आरोप नहीं लगाता हूं, शिक्षिकाओं पर आरोप नहीं लगाता हूं, लेकिन यह तो मैं जरूर कहता हूं कि आप बोलने में जरूर हिचक रहे हैं, अपनी बातों को कहने में हिचक रहे हैं। आप सहयोग कीजिए। आप कहते हैं कि बच्चों के माता पिता असहजता महसूस करते हैं, मैं तो देखा आप ही असहजता महसूस कर रहे हैं अपने कर्मियों के साथ, जबकि मास्क लगा के और जो भी है सैनिटाइजर का प्रयोग करके आप बातें कर सकते हैं। जब आप असहज महसूस करते हैं तो निश्चित है वो जो अशिक्षित माता पिता है और जो बच्चे हमारे हैं जो कल के भविष्य हैं, उनमें असहजता आप ही के कारण फैलेगा, हमारे कारण ही फैलेगा। इसलिए आप पूर्णतः ध्यान दीजिए हमारे बच्चों पर, और रिजल्ट हमारा 100% हो। कोई भी दिक्कत होती है आप हमसे सीधे बात करें। यदि कहीं किसी भी विद्यालय में संस्कृत के शिक्षक नहीं है तो दूसरे विद्यालय के किसी भी जो संस्कृत जानते हैं, अथवा संस्कृत तो आप भी 10th में पढ़े थे, आपका तो गुजरा है 10 वर्ष 20 वर्ष समय, हमारा तो 40 से 50 वर्ष बीत गया। लेकिन फिर भी यदि स्वाध्याय कर लेंगे तो हम बच्चों को इतना तो बता सकते हैं कि वह संस्कृत अच्छी तरह से पास कर सकता है। तो हमारे शिक्षक को स्वाध्याय की कमी है,
मैंने आज एक इकोनॉमिक्स के शिक्षक थे अथवा भूगोल के शिक्षक थे, वो क्या पढ़ा रहे थे, तो इंग्लिश पढ़ा रहे थे। तो मैंने कहा ब्लैक बोर्ड का यूज आपने नहीं किया। तो नहीं सर, हम इकोनॉमिक्स के टीचर हैं। क्या इंग्लिश तो पढ़े होंगे, आप पहले पढ़ के आते, ठीक है शिक्षक आज आपके नहीं है तो आप पढ़ के आते और उसके बाद हमारे बच्चों को बताते और चौक और डस्टर का प्रयोग करते। तो उस विद्यालय में न तो उनके हाथ में अथवा उस कमरे में चौक था, न तो डस्टर था और न ही उनका हाथ गंदा था। उनका हाथ कहाँ था, तो दोनों पॉकेट में था और जींस पहने हुए थे। कहने का अर्थ यह है कि आप बच्चों के साथ जब सहजता से मेल ये नहीं करेंगे, तब कैसे हम कह दें कि सामाजिक असहजता बढ़ती जा रही है। आप तो करें, आप ही हैं जो शिक्षा का प्रचार प्रसार करने में सक्षम है और समाज को बदलने में आप ही सक्षम है, दूसरा कोई सक्षम नहीं है। थोड़ी सी आप कीजिए कि आप बच्चों से मेलजोल, समाज में मेलजोल, ग्राम शिक्षा समिति एसएमसी का बैठक, अभिभावकों के साथ संगोष्ठी, ये सब तो कर सकते हैं। यह सब करने के लिए किसने रोका है? और अब मात्र 1 से 1.5 महीना भी नहीं, 1 महीना बचा है, मोटा मोटी 1 महीना 10 दिन 5 दिन। तो आप हमारे बच्चों को पूरा का पूरा फायदा दें, उसके बौद्धिक स्तर को निश्चित बढ़ा दें। खासकर लड़कियां, लड़कों से लड़कियों की उपस्थिति बहुत अधिक थी, लेकिन उनको जानकारी नहीं, उन्हें कुछ बताया नहीं जाता। यदि वो नहीं समझती है तो चुप रहती है। छोटा सा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि ब्लैक बोर्ड में लिखा हुआ था भौतिक और रासायनिक। मैंने कहा एक बच्ची से कि भौतिक और रासायनिक लिखा हुआ है, तुम इन दोनों का अर्थ बता दो, तो नहीं बता सकी। क्यों नहीं बता सकी? क्योंकि हमारा उसको घर में तो वह नहीं पढ़ता, उसके अभिभावक अशिक्षित थे, ठीक है नहीं पढ़ता, लेकिन क्लास में अटेंटिव यदि बच्चा रहेगा तो यह भी ध्यान देना हमारे शिक्षकों का दायित्व बनता है और उनका कर्तव्य बनता है कि हम देखें कि बच्चा किधर देख रहा है, बच्चा हम जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान केंद्रित है या नहीं। आप बेंच 1 से लेकर लास्ट तक सभी पर नजर आपको रखनी है और आपको ध्यान देना है कि हर एक बच्चा किधर देख रहा है। यदि खिड़की से बाहर की ओर देख रहा है तो निश्चित है आपका 10% बातों वो उसके कान में जा रहा, 90% उसके दिमाग से आउट हो जा रहा। तो इन सब बातों पर ध्यान देना हमारे शिक्षक बंधु का ही कर्तव्य है। और हमारे शिक्षक, मैं तो यह सीधा समझता हूँ कि सबसे अधिक एनर्जेटिक है। अभी जो नई नवनियुक्त शिक्षक है या पुराने अनुभवी शिक्षक है, उससे अधिक एनर्जेटिक कोई नहीं है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, खासकर चतरा जिला के लिए मैं कहूंगा कि चतरा जिला शैक्षणिक के स्तर में बहुत पिछड़ा है, इसीलिए आप ध्यान दीजिए, निश्चित रूप से होगा। हमारे लावालौंग में हमारा हर एक पंचायत में लगभग 20 से 25 पंचायतों में लाइब्रेरी का गठन हुआ है और कल चतरा में माननीय मंत्री महोदय और उपायुक्त महोदय के द्वारा उद्घाटन हुआ। और यहाँ कितना अच्छा जो हमारा स्टेडियम है, चतरा के प्रॉपर चतरा के में रहने वाले लोग सुन रहे होंगे कि हमारा इस जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के बगल में एक सामुदायिक पुस्तकालय खुला है, उसमें इंजीनियरिंग, मेडिकल और जेपीएससी बीपीएससी की किताबें हैं। आप बच्चे यदि वहां जाते हैं, आप एक शिक्षक, हम एक शिक्षक, अपने से आप कहिए कि हाँ सर, हमें उपायुक्त महोदय ने अनुरोध किया है कि आप ऐसे शिक्षक को दीजिए जो हमारा सामुदायिक पुस्तकालय का संचालन अच्छी तरह से कर सके। मैं किसी पर जोर नहीं देता हूं, आप स्वेच्छा से आइए। जो यदि बीपीएससी में, हमें लगता है जेपीएससी में हमें लग रहा है कि 800 से अधिक फॉर्म भरा गया है। मैं तो साइन प्रत्येक दिन 20-25 कर रहा हूं। तो जब आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ जो किताबें उपलब्ध है, मैं मानता हूं कि रांची में जो किताबें नहीं है, पटना में किताबें नहीं है, मार्केट में नहीं अवेलेबल है, वह किताबें हमारे सामुदायिक पुस्तकालय में है। आप अपने लिए ही अपना जो कर रहे हैं उस काम के लिए ही माने तैयारी कर रहे हैं, उसमें भाग लेना है
तो आप निश्चित रूप से आप सामुदायिक पुस्तकालय में आइए और कहिए नहीं सर मैं इसकी देख रेख करूंगा। बच्चे सुबह में जाते हैं दौड़ने के लिए, अभिभावक जाते हैं दौड़ने के लिए, सुबह में 2 घंटा 7 बजे से 9 बजे तक, सब उसके बाद तो सब चला जाएगा अपना काम में, पढ़ने में। जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं स्कूल कॉलेज में, और जो अभिभावक है अपने ड्यूटी में चले जाएंगे। और रात शाम में 2-3 घंटे का समय दे दीजिए, आप स्वयं पढ़। डीओ सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हमें लगता है फिर से सर का शायद कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया होगा। एनीवे थैंक यू सर, काफी अच्छी तरीके से पूरे ग्राउंडेड एग्जाम्पल को शेयर कर रहे थे। उससे हमारी जो भी एडवर्सिटीज का सामना बच्चों को करना पड़ता है उसके बारे में काफी अच्छे तरीके से आपने बताया। अब मैं नेक्स्ट इनवाइट करना चाहूंगा संपूर्णा कंसोर्शियम से अमिताभ नाथ जी को, जो इस एडवर्सिटी का एजुकेशनल एस्पेक्ट के बारे में बता रहे होंगे। ओवर टू यू अमिताभ जी। थैंक यू, धन्यवाद रवि जी। सबसे पहले मैं सभी गुरुजनों को मेरी तरफ से नमस्कार, और सभी साथियों को, संपूर्णा कंसोर्टियम के सभी साथियों को, मुझे जहाँ तक लग रहा है बहुत सारे अभिभावक भी जुड़े होंगे इस चर्चा में, उन सभी लोगों को मेरा नमस्कार और अभिवादन। और इतने इम्पोर्टेंट इश्यूज में ये बातचीत हो रही है और इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, ये बहुत बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मैंने बहुत ऐसे रेयर वर्चुअल मीटिंग्स देखे हैं जहाँ पर हाउसफुल रहता है। ये पूरा हाउसफुल हो गया था, मैं लॉगिन करने की कोशिश कर रहा था, मुझे लॉगिन नहीं मिल रहा था। तो थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो अभी शेखावत सर ने और डीओ सर ने कहा है वो उन्होंने दोनों मैक्रो मतलब बृहत रूप में भी, बड़े लेवल पर भी, और छोटे स्तर पर मतलब फील्ड लेवल पर भी, जो माइक्रो लेवल पर है, दोनों के कॉन्टेक्स्ट को उन्होंने बहुत अच्छे से सेट कर दिया है कि कोविड के वजह से किस किस तरह की समस्याएं उत्पन्न हुई है, क्या विपरीत परिस्थितियां आई है, और उसका क्या प्रतिकूल असर पड़ा है सभी लोगों पर, चाहे वो समुदाय के लोगों के ऊपर पड़ा हो, युवा लोगों के ऊपर पड़ा हो, या जो हमारे स्कूल गोइंग जो लर्नर्स हैं, जो यंग लोग हैं, उनके ऊपर पड़ा है। सभी के ऊपर एक प्रतिकूल असर पड़ा है। और अब उस प्रतिकूल असर को के ऊपर जो ये पूरा काम शुरू हुआ है स्कूल हेल्थ वेलनेस प्रोग्राम और सोशल इमोशनल लर्निंग के माध्यम से, वो कैसे इस परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए संभव हो सकता है और कैसे सपोर्ट कर सकता है, आई थिंक ये एक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं कोशिश करूंगा कुछ शब्दों में उन चीज़ों को इकट्ठा लेकर आने के लिए कि सोच क्या है और हम इसको कैसे इस स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। मेरा नाम अमिताभ नाथ हुआ, मैं क्वेस्ट अलायंस से जुड़ा हुआ हूँ, कंसोर्टियम, संपूर्णा कंसोर्टियम। क्वेस्ट अलायंस जो है संपूर्णा कंसोर्टियम का एक पार्टनर है, जो कि 5 डिस्ट्रिक्ट्स में जितने भी रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं उनके साथ हम लोग मिलकर काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है सोशल इमोशनल लर्निंग का, वो प्रिंसिपल से लेकर, टीचर से लेकर, पेरेंट्स से लेकर इवन बच्चों तक हम चीजों को लेकर पहुंच पाए, और एक जो भावनात्मक जुड़ाव है बच्चों का स्कूल के प्रति, उसको हम लोग जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो आते हैं अहम मुद्दे के ऊपर, जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट। सर ने एक पॉइंट बोला था, भय, कि कैसे ये भय का वातावरण जो है वो एक चैलेंज क्रिएट कर रहा है अभी, और ये सबसे बहुत और महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट विषय है, क्योंकि जब हम बौद्धिक क्षमता का विकास कहने की बात कहते हैं, जहाँ पर हम लर्निंग आउटकम्स की बात करते हैं कि बच्चे में विकास कैसे हो रहा है, बच्चे कैसे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसके पहले बहुत सारी चीजें, प्रक्रियाएं होती हैं, और उससे जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रक्रिया है वो है आपका भावनात्मक जुड़ाव। और जिस परिवेश में आप रहते हैं वहाँ पर आपका भावनात्मक जुड़ाव क्या है, और जब तक वो भावनात्मक जुड़ाव बहुत ही क्लोजली नहीं एसोसिएटेड होगा, तो खासकर हम जब विद्यालय के कॉन्टेक्स्ट में हम इन बातों को सोचते हैं, तो वो भावनात्मक जुड़ाव, बच्चे स्कूल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और जैसा सर ने कहा, मैंने भी ऐसा अनुभव किया है, जब बच्चों से बातचीत की गई, जो बच्चे स्कूल खुलने के बाद नहीं आ रहे हैं, और पूछा गया कि क्यों नहीं आ पा रहे हैं, तो बहुत सहमे हुए थे वो बच्चे और बोलना नहीं चाह रहे थे, और फिर काफ़ी
इंगेज, काफी प्रश्न पूछने के बाद जो एक चीज निकल कर आई थी कि बच्चे सहमे हुए हैं, बच्चे झिझक रहे हैं स्कूल में, उनका पढ़ाई के साथ बहुत कम संपर्क रह पाया। कुछ ही बच्चे थे जिनको की अपॉर्चुनिटी था कि वो ट्यूशन क्लासेस में जा सके, प्राइवेट ट्यूशंस में पढ़ सके, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हमारे परिवार हैं जो कि वो बच्चों को प्राइवेट ट्यूशंस में नहीं भेज सकते हैं, और वो बच्चे कंप्लीटली, और उन माता पिता के पास इतना समय भी नहीं था कि वो बच्चों के साथ उनके पढ़ाई को लेकर इंगेज कर सके, क्योंकि उनका पूरा जो समय था वो उनके रोजगार और व्यवसाय और उनकी रोजी रोटी से ही ज्यादातर जुड़ी हुई थी। तो ये बच्चे जो थे एक साल कंप्लीटली, एक साल जो था एजुकेशन से जुड़े नहीं रहे। उनके पास किताब, कॉपी और माहौल तीनों का जो था मिला जुला असर था, जिसकी वजह से वो नहीं जुड़ पाए शिक्षक। अब एक साल के बाद जब ये स्कूल खुला है तो अब उनको लग रहा है कि फिर से उनको स्कूल जाना पड़ेगा और हमसे बहुत सारी चीजें पूछी जाएंगी, और चूंकि एक साल तक मैंने पढ़ाई नहीं किया तो मैं क्या जवाब दूंगा या क्या जवाब दूंगी। और इस वजह से भी बच्चे स्कूल जाने के प्रति डर रहे कि मुझसे अगर कोई शिक्षक पूछेगा या हेडमास्टर पूछेंगे या कोई बच्चे पूछेंगे तो मैं जवाब नहीं दे पाऊँ, क्योंकि मैं एकेडमिक लॉसेस हुई है, लर्निंग लॉसेस हुई है, और वो बच्चे जो है एक साल के गैप की वजह से 2 साल 3 साल पीछे चला गया है। ये एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा एक जो और भी कारण है कि कोविड के वजह से जो है रोजगार के ऊपर भी काफी प्रभाव पड़ा है, और बहुत सारे जो ग्रामीण क्षेत्र में अभिभावक हैं वहाँ पर बहुत सारे कम उम्र के भी बच्चे जो है उनको सपोर्ट करते हैं उनके इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, जो कि हमारे चाइल्ड लेबर लॉ के कम्प्लीटली अगेंस्ट है। बट फिर भी सिचुएशन ऐसी आ गई कि बहुत सारे बच्चे उनके फैमिली में जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंगेज हो रहे हैं। अब हमें उनके इकोनॉमिक सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए और उनके माता पिता को समझाते हुए कि अभी जब खुल रहा है तो स्कूल में उनको भेजना क्यों जरूरी है और स्कूल के साथ जुड़ाव कैसे होना चाहिए, और इस वातावरण का निर्माण करना जहाँ पर कि माता पिता भी उन बच्चों को स्कूल भेजने के लिए लालायित हों और प्रतिबद्ध हों, जिससे कि वो बच्चों को भेज पाए। तो ये तो एक पूरा माहौल बनाने का है, जहाँ पर कि ये माहौल बनना है, स्कूल के स्तर पर ये माहौल बनना है, समुदाय के स्तर पर एक माहौल बनना है, परिवार के स्तर पर एक माहौल, और इसमें जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी है हमारे शिक्षक गणों की, जो कि बच्चों के साथ उनका स्कूल में सबसे पहला संबंध होता है, और वो किसी 1 या 2 क्लास तक सीमित नहीं है, वो पूरे स्कूल के, जब हम एक स्कूल के लर्निंग एनवायरनमेंट की बात कहते हैं तो वो पूरे स्कूल का एनवायरनमेंट होता है। जब स्कूल खुल रहा है तो बच्चे आ रहे हैं, तो बच्चों को हम किस तरीके से रिस्पेक्ट कर पा रहे हैं, बच्चे के लिए कैसे वो भयमुक्त वातावरण हम निर्माण कर पा रहे हैं। बच्चे जब स्कूल में आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो उनको हम कितना एक कहते हैं उत्सव की तरह हम उसको मना रहे हैं, जहाँ की बच्चे बहुत एक्साइटेड है कि वो मुझे स्कूल में आज वेलकम किया गया है, मुझे स्कूल में आज ढूंढा गया है, टीचर मेरे बारे में पूछ रहे हैं, टीचर मुझसे बातचीत करना चाहते हैं। तो ये सब जो माहौल है वो बच्चों को जो भय और जो झिझक का जो माहौल है उससे वो कहीं ना कहीं तोड़ेगा, और उसको बच्चों को फिर लगेगा कि नहीं, जो माहौल मुझे घर में मिल रहा था वही चीज मुझे स्कूल में भी मिलेगा, मुझे भी खेलने का मौका मिलेगा, मुझे भी सीखने का मौका मिलेगा, मुझे भी पढ़ने का मौका मिलेगा, और शिक्षक मुझसे पूछ कर ये सारी चीजें दें। तो ये जो पूरा संबंध है जिसको कि हम भावनात्मक संबंध कहते हैं, और ये शुरुआत जो है वो सभी शिक्षकों के माध्यम से बच्चों तक पहुंचे और सभी शिक्षकों के माध्यम से उनके अभिभावक तक पहुंचे, और ये जब प्रक्रियाएं पूरी होगी, जब बच्चे स्कूल के साथ जुड़ने लगेंगे, उनका स्कूल के साथ एक अपनत्व बढ़ेगा और स्कूल में लगाव बढ़ेगा, तो बच्चे अपने आप में वो चेंजेस लाना शुरू करेंगे। और एक बहुत सारी स्टडीज और बहुत सारी ऐसी चीजें दिखा है कि जहाँ पर भावनात्मक संबंध बनता है वहां पर बौद्धिक विकास होता ही होता है, और वो जुड़ाव होगा तो बच्चे का लर्निंग प्रोसेस इंप्रूव होगा, बच्चे किताबों की दुनिया में जुड़ेंगे, किताब से सीखना शुरू करेंगे, शिक्षकों से सीखना शुरू करेंगे, और जो भी गैप्स है, चैलेंजेस है, उसको एड्रेस करने के शिक्षक साथ ही साथ जब वो संबंध स्थापित होगा तो शिक्षक भी ये देखेंगे कि किन बच्चों में किस तरह की जरूरतें हैं और वो जरूरतों को वो कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि ये एक पूरा वातावरण का निर्माण अगर स्कूल के स्तर पर अगर हो रहा है, और हमारे शिक्षक और जो प्रिंसिपल सर हैं, मैडम हैं, ये सभी लोग, और जो डीओ सर कह रहे थे कि वो सारे जो सीआरसी बीआरपी सभी लोग हैं, अगर उस वातावरण निर्माण की ओर ध्यान दें और बच्चों को वो सपोर्ट प्रोवाइड करें, तो बच्चे भी उस चेंज प्रोसेस का हिस्सा बन सकते हैं, और बच्चे भी और दूसरे बच्चों को सपोर्ट कर सकते हैं। जहाँ की जो बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे हैं या स्कूल से बाहर चले गए हैं, तो उन बच्चों को स्कूल तक लेकर आ सकते हैं और
को भी अपने जैसा बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा मौका मिला है, खासकर कोविड के सिचुएशन में इस चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए, और स्कूल हेल्थ वेलनेस जैसा प्रोग्राम, और जहाँ पर कि आप सोशल इमोशनल लर्निंग को इतना कंटेक्चुअल वे में हर एक जिले के नीड के हिसाब से स्कूल्स तक, बच्चों तक लेकर जा पा रहे हैं। इससे बहुत बड़ा बदलाव आएगा, बच्चे स्कूल के साथ जुड़ेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जो डीओ सर ने अभी बातचीत बोली है कि हाँ ये कुछ हम चतरा में जो है हम देखना चाहते हैं, और ये चेंजेस होंगे, रिजल्ट्स को लेकर होंगे, और 100% श्योर हूँ कि वो चीजें। तो थैंक यू वेरी मच रवि जी, एंड ओवर टू यू। थैंक यू सो मच अमिताभ जी, आपने काफी बारीकियों से और काफी कंसाइजली आपने एजुकेशनल एस्पेक्ट के बारे में बताया, एंड इवन जो डीओ सर के कुछ बातों को भी आप कोट कर रहे थे वो भी काफी हेल्पफुल था, हमारे शिक्षकों को भी समझने में काफी हेल्पफुल हुआ होगा। और समय बहुत कम बचा है, इसलिए मैं आगे बढ़ते हुए हमारे संपूर्णा कंसोर्शियम के अश्विनी जी को इनवाइट करना चाहूंगा, जो हमें सोशियो इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ एडवर्सिटी और इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन एंड फैमिली के बारे में बता रहे होंगे। तो ओवर टू यू अश्विनी जी। शुक्रिया रवि। संभव आवाज मेरी आ रही होगी? जी आवाज क्लियर है। तो सभी इस वेबिनार में जो प्रतिभाग कर रहे हैं उन सबको मेरा सादर अभिवादन। पूर्व के वक्ताओं जिस तरीके से ट्रेनिंग आईएएस शेखावत सर ने, डीओ चतरा सर ने और अमिताभ जी ने जिन मुद्दों को रखने का प्रयास किया, वह वर्तमान के दौर में जब कोविड की एक त्रासदी से हम सब मुठभेड़ कर रहे हैं और अपने आप को समर्थ बनाते हुए एक भविष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और दूसरी चीज जब हम कुछ नए सार्थक पहल की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें चतरा जिले के जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं और सभी शिक्षक हैं, उनकी एक महती भूमिका है और एक सार्वभौमिक भूमिका है, क्योंकि कोई भी प्रयास या शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी पहल वो शिक्षकों के माध्यम या उनके जरिए ही सफल हो पाता है या जमीनी आधार प्राप्त कर पाता है। तो स्वाभाविक रूप से देखिए, बहुत साफ सी तीन बातें कही गई कि हम इस वर्तमान दौर में अगर हम देखें मोटे तौर पे, तो जो कोविड के कारण को थोड़ा हम रखते हैं या छोड़ते हैं, थोड़ा आगे भी देखें, तो हम शिक्षा का उद्देश्य कहते हैं कि एक ऑलराउंड डेवलपमेंट, बहुत तुरंत सा एक बयान जारी होता है। तो मेरा सवाल यह होता है कि क्या किताब पढ़ने से केवल ऑलराउंड डेवलपमेंट हो पाता है? जो सर्वांगीण विकास होता है, तो हेड, हार्ट एंड हैंड की बात की जाती है, इसका तो इनका तालमेल बनता कैसे है? तो शायद इसकी ओर हम बात करने का प्रयास कर रहे थे, या फिर हम दूसरी ओर आए कि हम तीन तरीके से शिक्षा को देखते हैं कि भाई हम कॉग्निटिव डोमेन की बात करते हैं, हम अफेक्टिव डोमेन की बात करते हैं, और हम साइकोमोटर डोमेन की बात करते हैं। तो जिसकी बात की जा रही है, तो ये हमारे जितने भी शिक्षक यहाँ पर हैं वो बेहतर तरीके से उसको अपने जो प्रोफेशनल डिग्री हो, चाहे डीएलएड हो, डीएड हो, बीटीसी हो, बीएड हो, एमएड हो, सारे लोगों ने बेहतर तरीके से बड़ी शिद्दत से पढ़ा है। आग्रह सिर्फ इतना है कि उसे कोविड की परिस्थितियों ने या कोविड की विषमता ने उन्हें लागू करने का अवसर दे दिया है, और जिसमें संपूर्ण कंसोर्टियम आपके साथ खड़ी है और आपके साथ सीखना और सिखाना चाहती है। आपके ज्ञान और अपने अनुभव से हम एक साझा कदम बढ़ाना चाहते हैं, जिससे जैसा कि ट्रेनिंग आईएएस शेखावत सर ने जो अपेक्षाएं रखी शैक्षिक विकास को लेकर के, और डीओ चतरा सर ने जिस तरह से अपेक्षाएं रखी कसौटियों पर खरे उतरने को लेकर के, उससे हम साबित कर सके और हम सबकी सामूहिक भूमिका हो और व्यक्तिगत प्रतिबद्धता हो। तो कोविड के साथ साथ हम जीवन जीने के नए तरीके सीख रहे हैं। तीन तरीके की चुनौती थी, अमिताभ जी ने कहा। वो एक था कि कोविड के कारण संक्रमण न हो, ये भय था, या हम संक्रमित तो कहीं नहीं हो जाएंगे, ये डर था। दूसरी चीज रोजी रोजगार या का एक उसको लेकर के एक उलझन थी कि आगे क्या होगा, क्योंकि हमें सब कुछ अपने आप में रुक सा गया था, थम सा गया था।
और तीसरा महत्वपूर्ण था, वो भविष्य को लेकर के एक विस्मय की अवस्था थी, एक त्रासदी की अवस्था थी, एक विडंबना की स्थिति थी कि आने वाला कल हम कैसे देख रहे हैं, या आने वाले कल में को हम कैसे उससे कैसे उस चुनौती से कैसे हम निजात पा रहे होंगे। स्वाभाविक है, यहाँ पर जब हम एक दूसरे से बेहद कम अवसर मिलते हैं बातचीत के, या हम सब संपर्क में, संबंध में, साझा में, अनुभव में, विचार में एक दूसरे से जुड़ते हैं, लगातार आवाजाही करते हैं वैचारिक स्तर पे, भावनात्मक स्तर पर, वहां पर ये हम सब तो कर पाते हैं जो कि बड़े हैं, जो वयस्क कहलाते हैं। लेकिन जो बच्चों की दुनिया है, वो बच्चों की दुनिया हम सब की तुलना में अधिक संवेदनशील है, अधिक सक्रिय है, अधिक निरंतर है और अधिक उष्मा ऊर्जा से संपन्न है। और एक कोई बंदिश या एक उनको घर की परिधि में समेटना, या उनके जीवन की जो प्रतिदिन की जो प्रक्रिया थी उसका रुक जाना, थम जाना उनके लिए कितना मुश्किल रहा होगा, इसका आप अनुमान कर सकते हैं। और जैसे कि बातचीत संपूर्ण कंसोर्टियम का एक प्रयास है कि यह कोविड हमें एक सीख दे रहा है, सीखने को हमें एक अवसर दे रहा है, किस तरह की भविष्य में कोई भी परिस्थिति आती है, कोई भी इस तरह की चुनौती या यंत्रणा आती है, तो हम उसे कैसे शिद्दत से उसका मुकाबला कर सकें। तो शायद जो सोशियो इमोशनल लर्निंग की बात की जा रही है, ये कुछ अलग सा नहीं है। अलग ये है कि हम आप सब उसे करते हैं, उसे व्यवहारिक रूप में प्रयास करते हैं अपने बच्चों के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने उनके अभिभावकों के साथ, उनके एसएमसी मेंबर्स के साथ, या स्कूल के इकोसिस्टम में या कम्युनिटी के इकोसिस्टम में ये चीजें हैं। स्वाभाविक रूप से उसे थोड़ा सहेजने की, या थोड़े उसके प्रति सजग होने की, या थोड़े उसके संवेदनशील होने की आवश्यकता पड़ती है। हम 2-3 छोटे छोटे उदाहरण के साथ बातचीत करना चाहेंगे। बहुत अधिक समय नहीं लूंगा, माफी के साथ, कि 2-3-4 उदाहरण मैं लेने का प्रयास करूंगा कि क्या बच्चों के लिए हम किस तरह की व्यवहार की अपेक्षा करते हैं, बच्चों से हम क्या अपेक्षा करते हैं। तो शायद कभी हम सोचे एक अभिभावक के रूप में, एक वयस्क के रूप में, एक शिक्षक, एक शिक्षिका के रूप में, जो सबसे प्रबुद्ध वर्ग होता है समाज का, एक सबसे नेतृत्वकर्ता वर्ग होता है समाज का, वो उनसे भी बच्चे कुछ अपेक्षाएं करते हैं कि उन्हें सहजता से सुना जाए, उनकी बातों पर ध्यान दिया जाए, उन्हें बोलने की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी दी जाए, वो जो कह रहे हैं उसे सुन तो लिया जाए और उन्हें थोड़ी शाबाशी दी जाए, उन्हें अभिव्यक्त करने का प्रोत्साहित किया जाए। तो क्या हम इसे इस दौर में, जबकि एक मानसिक तनाव का दौर है, एक तरीके की एक विषमता, एक चुनौती का दौर है, तो क्या हम इसे कर पा रहे हैं क्या, और इसे करने से क्या होगा। तो शायद जिस कॉग्निटिव डोमेन की, कुछ रिजल्ट की, कुछ प्रतिशत की बात की जा रही है, कुछ विषय वस्तुओं को बेहतर और जल्दी से सीखने की बात की जा रही है, शायद अगर हम ये कुछ कर पा रहे हैं तो शायद उसकी ओर हम आगे कदम बढ़ा रहे हैं। दूसरी चीज कि शिक्षक और छात्र के बीच का एक संबंध है, और वो एक निरंतर सा संबंध है। क्या वर्तमान दौर में वो संबंध और भी प्रगाढ़ हुआ है क्या? उसके लिए हमें क्या करने की, वयस्क के रूप में हमें क्या करने की जरूरत पड़ती है। तो क्या बच्चों के साथ एक संबंध है, बच्चों के साथ हमने कभी अनौपचारिक बातचीत के अवसर तलाशे हैं क्या? बच्चों के साथ अगर हम अनौपचारिक बातचीत करते हैं तो क्या हमें खुद में संतुष्टि नहीं मिलती है, या बच्चे को हम एक भरोसा, एक विश्वास दिला पाते हैं, या आगे की उम्मीद पूरी सशक्त तरीके से हम दे पाते हैं, तो क्या हमें एक माहौल मिलता है या नहीं मिलता है। इस तरह की दायरे की बात हम कर पा रहे हैं, इसे हम कैसे देख रहे हैं। जो तीसरा उद्देश्य ये था वो ये होता है कि स्कूल और विद्यालय, समाज और विद्यालय का एक आपस में ताना बाना है, एक बुनावट है। ऐसा नहीं है कि समाज से स्कूल कट के हो सकता है, और स्वाभाविक है, इसलिए समाज की रचनाशीलता या समाज की गतिशीलता, समाज की जागृति और प्रबुद्धता अपने आपस में वो विद्यालय से जुड़ा हुआ यथार्थ है। तो बहुत स्वाभाविक हो जाता है कि यहाँ पर अभिभावकों के साथ भी या विद्यार्थियों के माता पिता के साथ भी एक संबंध, संपर्क होता है, और हम सबको एक बेहतर अनुभव होगा कि माता पिता जो बात बच्चों को समझाना चाहते हैं शायद वो समझा ना पाए, लेकिन अभिभावक समझा पाते,
नहीं समझा पाते हैं, लेकिन शिक्षक समझा पाते हैं और विद्यार्थी बेहद अधिकार के साथ, बेहद भरोसे के साथ ये कह पाता है कि मेरे सर ने कहा है, मेरी मैम ने कहा है, मुझे मेरी मैम ने बताया है। और वहां पे एक शिक्षक सार्थक होते हैं, पूर्ण होते हैं और एक उस बच्चे के विश्वास को एक नई दिशा की ओर ले जाते हैं। तो महत्वपूर्ण है कि शिक्षक उस वहां पर जो हमारा एक सामाजिक ताना बाना है, जिसको कि हम कहने का प्रयास करें कि एक सामाजिक स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, जो सोशियो इमोशनल का जो पहला पार्ट है वो सामाजिक स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं कि हम दूसरों के साथ कैसे सहयोग कर पा रहे हैं, कैसे समन्वय बिठा पा रहे हैं, कैसे साझे रूप से संबंधों का निर्माण कर पा रहे हैं, हम हमारे आसपास के पर्यावरण को हम कैसे संतुलित रूप से देख पा रहे हैं। और इसमें आप शिक्षकों की एक महनीय भूमिका रही है, एक रचनात्मक भूमिका है और इस दिशा में और थोड़ी गतिशील होने की जरूरत है। और आपके ज्ञान और अनुभव के साथ हम भी कुछ नया करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, ये प्रयास। दूसरा जो उद्देश्य है वो भावनात्मक पक्ष है। हम कहीं भी हमें लगता है कि अगर हम भावनात्मक रूप से थोड़े प्रबंधित हैं, भावनात्मक रूप से हम थोड़े संतुलित हैं, अपनी भावनाओं को हम आपके सामने बिना किसी डर के, बिना किसी विस्मय के, बिना किसी पूर्वाग्रह के हम रखने की हमें आजादी है कि सर मैं ऐसा महसूस कर पाता हूँ, ये विद्यालय में हो या घर में हो। माँ पिता के रूप में भी अपनी झिझक को, अपने डर को रख पाते हैं, तो हमें एक अच्छा, हम किसी और काम में एक बेहतर योगदान कर पाते हैं या हमें अंदर से बेहतर महसूस होता है, थोड़ा हम अपने आप में एक हल्का महसूस करते हैं। तो ये महसूस करने की जो आजादी है, हम वैसी बातें भी कह पाते हैं जो मैं किसी से नहीं कह सकता हूँ। वो जो ट्रस्ट लेवल है, वो विश्वास का जो आधार है, वो विश्वास का जो निर्मित होने का जो विश्वास का स्थल है, वह हमारे दरमियान है क्या, एक शिक्षक के रूप में या एक केजीबी वार्डन के रूप में, एक केजीबी की शिक्षिका के रूप में, जहां किशोर निर्मित हो रहा होता है, जो राष्ट्र में या राज्य में अपने भावी जीवन में कुछ करने को वो तत्पर है, तैयार है और कुछ करना करेगा, वो चाहता है करना। तो वहां पर भावनाओं का वह दायरा या भावनाओं का वह आयाम या भावनाओं को समझने का या भावनाओं को जगह देने का वह एक उसे कह सकते हैं कि एक प्रस्ताव हमारे पास होता है क्या। तो शायद मेरी गुजारिश इस तरह से है कि हम इस भावनाओं को कि इस दायरे को, भावनाओं के इस प्रस्ताव को, भावनाओं की इस अभिव्यक्ति को हम रख पाएं, उसे सुन पाएं, उसे सराह पाएं और उसे आगे दिशा दे पाएं और उस पर एक सम्मान रख पाएं। तो इस तरह के कुछ प्रयास संपूर्णा कंसोर्टियम के हैं, जिसमें हम सब जिले के अपने आप में चतरा की जिस तरह डीओ साहब की प्रतिबद्धता है, वो प्रतिबद्धता हमें कहीं ना कहीं प्रेरित करती है और हमें आंदोलित भी करती है कि हम कुछ बेहतर कर सकें आपके अनुभव के साथ या आपकी प्रेरणा के साथ, आपके ज्ञान के साथ। तो ये जो मैं बार बार कर रहा था कि केजीबी के वार्डन के साथ, जहां पे किशोर वय की छात्राएं, निर्मित थोड़ी छात्राएं कुछ करने को, और उनकी सबसे ज्यादा इस कोविड में अगर त्रासदी और विडंबना किसी ने महसूस की होगी तो मेरे लिहाज से जितना मैं समझ पाया हूं तो उन छात्राओं ने महसूस किया है, उन बालिकाओं ने महसूस किया है जो घर की चारदीवारी में बसने की व्यवस्था है और उनके लिए सिर्फ विद्यालय ही एक आधार भूमि होती है जहां पे उनकी औपचारिकता में परिवर्तित होती है। तो इस तरह के कुछ उद्देश्य हमारे हैं जहां पे कि हम उस सामाजिक कौशल को, सामाजिक स्वास्थ्य को, उस सामाजिक पर्यावरण को हम बेहतर तरीके से समेटें, सहेजें और एक दूसरे से जुड़कर अभिव्यक्त कर पाएं। दूसरा प्रयास एक संतुलित, एक प्रबंधित, एक सहज अभिव्यक्त, हम वैसे भावनात्मक प्रबंधन को समझने, सहेजने की दिशा में आगे बढ़ें जिसका प्रभाव हमारे व्यक्तित्व के साथ साथ, हमारी अभिव्यक्ति के साथ साथ, हमारी जो कम्युनिकेशन क्षमता या इंटरपर्सनल स्किल है उसके साथ साथ हमारे रिजल्ट में या हमारे पढ़ने लिखने के तौर तरीके में वो कैसे बेहतर हो सके, उसे रखने का हमारा एक प्रयास है जो जिले के सभी साथियों के साथ, उनके सामंजस्य के साथ हम आगे बढ़ने को प्रतिबद्ध होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद रवि भाई, आपको, पूरे जिले के सभी बुद्धिजीवी सुधी शिक्षकों को, डीओ सर को, कि उन्होंने इतनी व्यस्त समय में एक बेहतर अवसर निर्मित किया है जिसमें सभी की एक साझी और समर्थ भूमिका है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू सो मच अश्विनी जी। बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट हमें लगा जो हार्ट, हैंड एंड हेड का मॉडल है।
वो नो डाउट हम सारे शिक्षक बंधुओं के लिए भी काफी अच्छा मॉडल होगा कि हमें तीनों चीज के बारे में सोचना जरूरी है। हेड अगर कहते हैं तो यानी इंटेलेक्चुअल चीजों के बारे में, अगर हैंड बोलते हैं तो बिहेवियरल चीजों के बारे में, हर्ट बोलते हैं तो इमोशनल चीजों के बारे में। और आज जो हमारा फोकस है वो पूरी तरह से इमोशनल चीजों पर किया गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी जी अपनी बातों को रखने के लिए। अब हमारे फाइनल स्पीकर हैं, लास्ट स्पीकर है अरुणा मैम, जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर चतरा हैं। तो अरुणा मैम, आपसे अनुरोध करूंगा कि आज आपके लिए जो टॉपिक दिया गया था कि सोशियो इमोशनल सपोर्ट की कमी के कारण क्या क्या इम्पैक्ट बच्चों को झेलने पड़े हैं, तो उस पर अपने विचार रखें। ओवर टू यू मैम। अरुणा मैम। अरुणा मैम, वीडियो भी ऑन कर लीजिएगा प्लीज। हाँ, हेलो, वीडियो भी ऑन कर लें? जी जी मैम। हाँ, थैंक यू रवि जी, बहुत धन्यवाद। और हमारे सभी उच्च अधिकारी जो इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं और हमारे सभी शिक्षक सहयोगी को मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और रवि जी, आपको भी, हमारे डीओ सर को भी, कि जिन्होंने मुझे इस वेबिनार में जुड़ने का मौका दिया। और जो भी मैं थोड़ी बहुत जानती हूँ उस विषय में थोड़ा इसमें बात करना चाहती हूँ। और चूँकि मुझे भी आप लोगों से कुछ सीखना है और सीख भी रही हूँ। यह एक आपस में एक दूसरे से चर्चा करने से हम बच्चों का विकास कैसे कर सकते हैं, इस पर हम लोग का थोड़ा सा बौद्धिक विकास भी होता है। तो आपका बहुत धन्यवाद, हमारे डीओ सर का भी बहुत धन्यवाद। क्योंकि मैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर हूँ तो बच्चों से संबंधित ही बातें मैं बता पाऊंगी। जैसे कि बच्चे हम लोग सभी जान रहे हैं कि बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं और वो एक कच्ची मिट्टी की तरह है। तो हम उसे जैसा गढ़ेंगे वो उसी तरह का आकार लेगा। तो हम उसे एक अच्छी आकार देने के लिए उसका घर का भी वातावरण अच्छा हो, और वो जब वो बाहर जाए तो बाहरी वातावरण को भी हमें अच्छा बनाना है। क्योंकि माता पिता पहले शिक्षक है घर के। तो जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चे के मुख्य रूप से हम लोग 4 अधिकार की बात करते हैं चाइल्ड जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत में। उनके मुख्य रूप से 4 अधिकार की वर्णन करते हैं कि उसे जीने का अधिकार भी है, उसका दूसरा अधिकार विकास का अधिकार है, तीसरा अधिकार है उसके सहभागिता का अधिकार है, और उसका संरक्षण का अधिकार है। तो जब बच्चे हमारे गर्भ में ही जब आ जाते हैं तो बहुत आवश्यक है कि माँ एक अच्छा भोजन ले, माँ को अच्छा वातावरण मिले और एक अच्छे माहौल में वो उसका बच्चे का विकास हो। तो इस तरह से गर्भ में भी बच्चे का जब सही ढंग से विकास होता है तो उसके आगे का भविष्य भी बहुत निर्धारित होता है। क्योंकि क्योंकि हम ये दिव्यांगता पर भी मैंने डिप्लोमा किया है। तो इसका एक कारण ये भी होता है कि गर्भावस्था में भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती है, संवेगात्मक, भावनात्मक, जिससे कि बच्चे का मानसिक स्थिति काफी विकृत हो जाता है। तो एक तो है कि जब वो गर्भ में है तभी भी उसकी देखभाल करना है। जन्म के बाद जब वो उसे परिवार में एक अच्छा माहौल देना है। और जैसे हमारे डीओ सर भी बोले कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो एक शिक्षक को उसके साथ कैसे जुड़ कर व्यवहार करना है। एक शिक्षक को उसे अनुशासन तो कायम रखना ही है, लेकिन बहुत कड़ाई से उस अनुशासन को कायम ना रखे, बच्चे को पता ना चले, और एक उसके साथ एक जुड़ाव बनाकर, एक बड़े भाई जैसा, एक गार्जियन जैसा जुड़ाव बनाकर उसे सीखने में उसको मदद करें। क्योंकि अभी हम लोग ये चीज देखते हैं कि हम लोग अंक के आधार पर बच्चे का आकलन करते हैं, पर ऐसा नहीं है। अंक तो बहुत कारण हो सकता है कि उसके अंक कम आए हों, तो इसीलिए इसलिए मतलब ये है कि हम लोग उसको एक अच्छा वातावरण देकर उससे भावनात्मक रूप से जुड़कर अगर हम बच्चे को पढ़ाएं तो उसका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास अच्छा हो सकता है। और इस लॉकडाउन के दौरान चूंकि
बच्चे अब घर में रह गए हैं, तो घर में रहने के बाद घर की बहुत सारे घर में ऐसी परिस्थितियां भी उत्पन्न हुई हैं, जैसे घरेलू हिंसा काफी बढ़ा है इस दौरान, क्योंकि परिवार में सभी लोग हैं और आपस में बकझक होता है, सभी एक दूसरे के साथ 24 घंटा है। तो अभी एक रिपोर्ट में भी आया कि इस दौरान घरेलू हिंसा भी काफी बढ़ा है और काफी जुर्म भी हुए हैं। पॉक्सो एक्ट के बहुत सारे मामले भी आए हैं जो मतलब बाहरी लोग के द्वारा नहीं किए गए हैं, वो पारिवारिक लोग के द्वारा ही ये यौन शोषण के मामले आए हैं। तो इसीलिए जब तक माता पिता जागरूक ना हो, माता पिता को जागरूक होना है कि हमें बच्चे के साथ कैसे व्यवहार करना है, हमें बच्चे को गुड टच बैड टच के बारे में बताना है कि वो अपने भी परिवार में वो उस बात को समझ पाए। तो इससे हम लोग बच्चे को यौन हिंसा से बचा सकते हैं। और चूंकि उसका सहभागिता का अधिकार भी एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है, हमें बच्चे को सुनना है। ऐसा नहीं है कि वो बच्चे हैं और कुछ भी बोल रहे हैं तो हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि उसका भावनात्मक ठेस पहुंचता है और वो अपने विचार को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो उसमें एक ये होता है कि वो पलायन की प्रवृत्ति भी उत्पन्न होती है। दूसरी बात है कि उसमें एक आत्महत्या की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है और इस तरह से वो बहुत तरह के गलत काम कर सकते हैं। तो इसीलिए उसके माता पिता को उसकी बात को सुनना चाहिए। सबसे मुख्य एक सहभागिता का भी अधिकार है कि बच्चों को हमें सुनना है, ताकि उसे लगे कि हाँ मेरा भी इस घर में महत्व है। विशेषकर बच्चे के हित में जब हम निर्णय लेते हैं तो बच्चों के विषय में हम लोग को वो क्या चाहते हैं वो जानना भी जरूरी है। तो इस तरह से एक भावनात्मक उसके साथ रिलेशनशिप बनाना है। और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन क्योंकि हमारी तैयारी भी पूरी नहीं थी और हम दूसरे ड्यूटी में भी थे, फिर भी आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, मैंने भी आप लोगों से बहुत कुछ सीखा। और मैं फिर कभी अच्छी तैयारी के साथ आप लोग के साथ जुड़ूंगी तो और बातें मैं बता पाऊंगी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सभी सहयोगियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद अरुणा मैम, आपने काफी बारीकियों से चीजों को रखा है और इवन अपने रोल को उस रोल में आपने क्या क्या योगदान दिया, उसमें किन किन चीजों पर अक्सर आप ध्यान दे रही है, उसको इमोशनल वेलबींग से कनेक्ट करते हुए अपनी चीजों को बताया। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब मैं लास्ट 5 मिनट ही लूंगा। 5 मिनट में मैं आज के पूरे सेशन को ब्रीफ करने जा रहा हूं। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू हमारे डीओ सर को, थैंक यू ट्रेनी आईएएस सर को, थैंक यू हमारे संपूर्ण कंसोर्शियम के रिप्रेजेंटेटिव को, थैंक यू चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर को, एंड थैंक यू सारे पार्टिसिपेंट को जिन्होंने आज भाग लिया है। अगर थोड़ा सा इसको ऐसे समझते हैं कि राज्य में जो सोशियो इमोशनल कार्यक्रम चल रहा है उससे क्या आउटकम का एक्सपेक्टेशन है, तो आउटकम की बात करें तो आउटकम बस ऐसा है कि सभी विद्यार्थी नकारात्मक भावनात्मक अनुभवों से उभर पाएंगे, जटिल समस्याओं को सुलझा पाएंगे, आत्मविश्वास के लिए प्रयासरत रहेंगे और सकारात्मक समाज पाएंगे। जो हमारा पूरा जो संपूर्ण प्रोजेक्ट का उद्देश्य है वो यही है कि ऑलराउंड चाइल्ड डेवलपमेंट होना चाहिए, होल चाइल्ड डेवलपमेंट होना चाहिए। इसमें हम लोग अगर पूरे डिस्कशन को ब्रीफ में उसकी समरी को बताएं तो वो कुछ ऐसी है कि भावनाएं हर किसी के जीवन का एक हिस्सा है। वे ना तो अच्छी होती है ना बुरी, पर महत्वपूर्ण यह है कि उसे किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। दूसरा है कि भावनाओं के बारे में जागरूकता का विकास करना एक कौशल है जिसका निर्माण समय के साथ होता है और इसका अभ्यास किया जाना चाहिए, जो कहीं ना कहीं हमारे स्कूली सिस्टम में ये छूट रहा था। एंड लास्ट जो है कि अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक होना और उनकी पहचान कर चुनौतीपूर्ण भावनाओं को प्रबंधित करना ही पहला कदम है। तो इन चीजों पर हमें थोड़ी सी ध्यान देने की आवश्यकता है। और इसी के साथ मैं आप लोगों के समक्ष चैट बॉक्स में और जिले के जो ग्रुप हैं
पलामू में नीलेश जी और यहाँ चतरा में मैं आप लोगों के साथ फीडबैक फॉर्म शेयर कर दूंगा। अभी चैट बॉक्स में भी मैंने दे दिया, तो सभी प्रतिभागियों से अनुरोध है कि वो फीडबैक फॉर्म जरूर से जरूर फिल करें, ताकि हमें भी कुछ फीडबैक इस वेबिनार के जो भी आउटपुट रहे हों वो सॉरी आवाज में थोड़ी इस वेबिनार के फीडबैक को हम लोग कलेक्ट कर पाए। सो थैंक यू एवरीवन। मैं मीटिंग को यहाँ पर इस वेबिनार को यहाँ एंड करने जा रहा हूँ। थैंक यू सभी को, धन्यवाद। रवि, बहुत बहुत धन्यवाद रवि, और सभी जो भी तुम्हारे लोग हैं सभी लोग को, सहयोगी लोग को धन्यवाद, हमारे शिक्षक बंधु। थैंक यू सर। सुने ना सर? हाँ सर बहुत उत्साहित हैं, आपका भी बहुत धन्यवाद दे रहे हैं हमारे डीओ सर। और डीओ सर के पास बोलने के लिए बहुत मटेरियल है, उनको टाइम कम मिला है।